हेलो दोस्तों, लंग कैंसर को सबसे डेंजरस तरह के कैंसर्स में से माना जाता है। अक्सर ज़्यादातर लोग को जब पता चलता है कि उन्हें ये हो गया है, उन्हें बचा पाना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही समय पर हम इसके लक्षणों को पहचानें और इसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं। पर हमें समझना और जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जो हमें लंग कैंसर की जाँच करने में मदद करते हैं, इसको पता करने में मदद करते हैं और इन जाँचों की क्या वैल्यू है, कब इन्हें किया जाता है, ये सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन व्यक्तियों को जिनको इस तरह का प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, या ओवरऑल एक जनरल अवेयरनेस टॉपिक है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन। सबसे पहले तो हिस्ट्री के बेसिस पे यदि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि लंग कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के खांसी हो रही है, खांसी में कफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, वज़न कम हो रहा है, अगर इस तरह के कोई भी फीचर्स दिख रहे हैं जो कि कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं, खासकर लंग कैंसर की तरफ, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि इस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है, स्मोकिंग करने की हिस्ट्री है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो कि कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं उनके एक्सपोजर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, यदि ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर अवेलेबल है तो आपको लंग कैंसर की जांच करनी चाहिए। हालांकि देखिए, लंग कैंसर वाले पेशेंट में कोई स्पेसिफिक पेन नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में लंग कैंसर इवन बहुत बड़े साइज़ का जब तक नहीं हो जाए तब तक पेन नहीं होता, और ज़्यादातर केस में इवन जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए तब तक सांस भी नहीं फूलती है। इसलिए लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाना। ज़्यादातर जब वो सिम्टम्स करने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कैंसर के बारे में। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रिसर्च इस बारे में चल रही है, ये कोशिश करने के लिए कि कैंसरों को कैसे पहले पकड़ा जा सके ताकि उनका सही समय पर इलाज किया जा सके। पर अफसोस अभी तक कोई बहुत ऐसी मोडालिटीज़ नहीं बन पाई है जो कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाए, जिसको हम रेगुलर बेस पे करके इसको पता कर पाएँ। तो कोई सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं आता जो 100% सेफ़ हो, जिसको हम हर 2 महीना 6 महीना में करते रहें और अपने कैंसर को पकड़ सकें। आपको सिम्टम्स पर रिलाई करना पड़ता है और ज़रूरत पड़े तो जांचें करवानी होती है। अब जांचें कौन सी? सबसे कॉमन टेस्ट है एक्सरे। अगर एक्सरे में कोई जगह पे आपको कोई धब्बा या पैच या कोई गठान जैसा दिखाई दे रहा है, या लंग्स में कोई जगह पे कफ या इन्फेक्शन दिख रहा है, तो वो कैंसर का साइन हो सकता है। अगर एक्सरे में कोई डाउटफुल फाइंडिंग दिख रही है तो सीटी स्कैन करके उसे कन्फर्म करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे में प्रिडिक्टिव वैल्यू थोड़ी कम होती है, सीटी स्कैन की इमेज क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर के छोटे टुकड़े भी कहीं स्प्रेड हुए हैं या नहीं हुए वो भी पता कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लंग कैंसर का डाउट है तो पहले एक्सरे और फिर सीटी स्कैन किया जाता है। डायरेक्ट सीटी स्कैन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अक्सर सीटी स्कैन में रेडिएशन ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, तो लोगों को बार बार सीटी स्कैन कराना कुछ इफेक्टिव नहीं पड़ता। यदि सीटी स्कैन में कुछ कंफर्म होता है प्रॉब्लम तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में बायोप्सी या पेट स्कैन वगैरह करते हो, पर पहला इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर केस में एक्सरे फिर सीटी स्कैन होता है। ज़्यादातर केस में कॉन्ट्रास्ट या विद नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन दोनों किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या इमेजिंग की रिक्वायरमेंट्स है उस पर। अगले स्टेप में आता है कैंसर का टुकड़ा निकालना यानी बायोप्सी करना। ज़्यादातर केस में कैंसर की डायग्नोसिस बिना बायोप्सी के और कौन सा टाइप का कैंसर है ये डिसाइड करना बिना बायोप्सी के पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर केस में आप कैंसर का टुकड़ा निकाल के उसकी जाँच करते हो। टुकड़ा निकालने के लिए ज़्यादातर केस में आप नीडल बायोप्सी करते हो, जिसमें वहाँ पे एक नीडल डाल के अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या सीटी गाइडेंस में आप उसका टुकड़ा निकाल के उसको पैथोलॉजी जांच के लिए भेजते हो। इसके अलावा आप ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करते हो। ब्रोंकोस्कोपिक बेसिकली जैसे एंडोस्कोपी अन्न नली के अंदर देखने के लिए ट्यूब होती है, वैसे ही श्वास नली के अंदर देखने की ट्यूब होती है। इसको श्वास की नली के अंदर आप डालते हैं और कोई सस्पिशियस एरिया जहाँ पे आपको कैंसर का डाउट लग रहा है वहाँ पे आप ब्रोंकोस्कोपी ले जाके वहाँ पे उसका टुकड़ा निकालते हैं। इसके अलावा थोरैकोस्कोपी और मीडियास्टेनोस्कोपी में थोड़ा इन्वेजिव ज़्यादा होता है। इसमें इंसिजन या चीरा लगा के आप उस कैंसर तक पहुंचते हो। उसमें स्पेसिफिकली डिज़ाइन कैमरा होता है जिसके माध्यम से आप उस जगह तक पहुंचते हो। उस चेस्ट कैविटी में इमेजिंग गाइडेंस का भी प्रयोग कर सकते हो ताकि कहाँ पे आपको पहुंचना है वो पता रहे। उसके माध्यम से उस जगह पर पहुँच के कैमरा की गाइडेंस से आप उसका टुकड़ा निकालते हैं, उसकी जाँच करते हैं। इसके अलावा एक होता है सर्जिकल बायोप्सी, जिसमें आप बड़ी सर्जरी करते हैं। उसमें आपको छाती को खोल करके डायरेक्टली उसका टुकड़ा निकालते हैं और वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी यानी VATS सर्जरी मोड काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर हम तभी करते हैं जब छोटा कैंसर होता है और हमको डायरेक्टली उसको ट्रीट ही करना होता है, तो हम उसको निकालते हैं और डायरेक्टली जांच के लिए भेज देते हैं।
पर बहुत बड़े या फैले हुए ट्यूमर्स या कैंसर्स के लिए डायरेक्टली सर्जरी के लिए नहीं जाते, पहले बायोप्सी द्वारा या ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उसका टुकड़ा निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं सर्जरी का। पर ये भी कुछ कुछ केसेस में बायोप्सी अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये बड़ी सर्जरी तरह से हो जाता है, थोड़ा इन्वेजिव हो जाता है। इसके बाद कौन से टाइप का कैंसर है वो कंफर्म करने के लिए पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देखता है, कौन से सेल का टाइपिंग है, उसके बेस पे नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है और उसमें भी एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या लार्ज सेल कार्सिनोमा कौन सा टाइप है ये डिफाइन करेगा। और नहीं तो फिर दूसरा स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा में सेल्स का टाइप अलग दिखता है माइक्रोस्कोप में, तो इससे आप पता कर सकते हो कौन से टाइप का कैंसर है। उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अक्सर काफ़ी चेंज होती है। इसके अलावा आप कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे EGFR म्यूटेशंस और AL के रीअरेंजमेंट्स, जो कि लंग कैंसर के लिए थोड़े मार्कर्स होते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सारी चीज़ों को डायग्नोज करने के बाद आप मल्टीपल चीज़ों से स्टेजिंग करते हो कैंसर का, कि कैंसर कौन से स्टेज में है। ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट में जो भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें स्टेजिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट हर स्टेज के साथ अलग होता है। जितना अर्ली स्टेज है उतना पेशेंट के बचने के या सर्वाइवल के चांसेस अच्छे होते हैं, जितना लेट स्टेज होता है उतना सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारी ही जाँचों को आप CT स्कैन को, इमेजिंग को, PET स्कैन को, MRI को, ये सारी चीज़ों को मिला के आप कैंसर की स्टेजिंग करते हैं। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आगे किस तरह से ट्रीट करना है, उसको कैंसर कौन से स्टेज का और आगे उसमें क्या लगने वाला है। PET स्कैन में बेसिकली आप ये देखते हो कि कैंसर के सेल्स में कितना लाइफ है, कितने एक्टिव सेल्स हैं, कितना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कैंसर के स्प्रेड तो नहीं हो गया, वो देखने के लिए। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप MRIs को भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस में आप दूसरे बॉडी के हिस्सों का भी CT स्कैन कर सकते हो। जैसे लंग कैंसर में भी आप पेल्विस का या ब्रेन का भी CT स्कैन, MRI कर सकते हो, ये देखने के लिए वहाँ स्प्रेड तो नहीं हो गया कैंसर। तो ये सारी जाँचें अक्सर की जाती है और इन जाँचों के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। एक बार पेशेंट का डिसाइड हो भी गया तो भी आपको रिपीटेड कई बार स्कैन्स करने पड़ते हैं, ये देखने के लिए कैंसर बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं, थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, और इसमें आगे स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या सेम स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना है, थेरेपी में आगे क्या करना है और पेशेंट को गाइड करने के लिए कि वो क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी जांचों को अक्सर करना पड़ता है। बायोप्सी हालांकि बार बार नहीं की जाती है, स्कैनिंग्स और PET स्कैन अक्सर काफ़ी बार किया जाता है, देखने के कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी लंग कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में और लंग कैंसर की डायग्नोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।